क्या हाल चाल है। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर की लास्ट डिस्कशन जो हमारी बची है वो बची है एक साइकिल से रिलेटेड जो कि है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल को समझना भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ये उसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है जिस डायग्राम के ऊपर हमारी फॉस्फोरस साइकिल बेस्ड थी। क्योंकि आपको एक चीज़ लगी होगी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सर आपने डायग्राम के अंदर सारी बातें करी थी, लेकिन आपने डायग्राम के अंदर फिर हमें ये क्यों नहीं समझाया कि ये जो रेन है ये क्यों दे रखा है, ठीक है, ये जो पीछे पहाड़ हैं ये क्यों बन रखे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो फॉस्फोरस साइकिल और जो सल्फर साइकिल है ना, उसका डायग्राम एक जैसा ही है, कॉमन डायग्राम है। तो आप चाहे ये वाला डायग्राम यूज़ कर लेना एक्सप्लेनेशन करते वक्त, मतलब अपने दिमाग में बैठाने के लिए, बनाना तो आपको कहीं भी नहीं है, या फिर आप नीचे वाला ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सल्फर का डायग्राम यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, इतनी वैसे इनको ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इसको रीड करोगे ना तो आपको फील होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत कर दी कि इसके बियॉन्ड सल्फर साइकिल से कभी भी या किसी भी इस चैप्टर में कोई भी साइकिल का क्वेश्चन आ जाए आपका वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इनके बारे में। मैंने हर एंगल से क्रॉस चेक कर लिया इस चीज़ को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने देख ली। वो फिर थोड़ा सा टेक्निकल में जाने वाली बात है जो कि हमारे काम की नहीं है। यूपीएससी का अगर एग्जाम निकालना है उतना मोड़ देना है हमारे लिए, ठीक है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इस चैप्टर से एक और चीज़, इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले, अगर आप में से कोई आईएफएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है ना, तो आपको पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट आईएफओएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, सिविल सर्विस की कट ऑफ से। तो नॉर्मल मतलब सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के वाले जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, कॉमन ही प्रीलिम्स होता है वैसे तो, लेकिन उसकी ज़्यादा होती है, 10-15, कभी कभार 17-18 नंबर ज़्यादा होते हैं। तो वो भी आपका यहाँ से एक एज मिल सकता है आपको, ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको अच्छे से कंठस्थ करके पढ़ लो तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कैविएट है। वो क्या है, अभी देखते हैं। फॉस्फोरस साइकिल भी सेडिमेंट्री साइकिल थी। तो अगर आपको ऑप्शन आए विच अमंग द फॉलोइंग आर सेडिमेंट्री साइकिल, और आपके पास ये लिखा हो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपकी सल्फर, और आपके सामने जैसे मतलब मान लो 1, 2, 3 और 4, और पेयरिंग हो अगर आपके सामने, तो उसका पेयर क्या बनेगा जिस ऑप्शन के अंदर 3 and 4 ओनली हो, वो हमारी यहाँ की डिस्कशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑफ द नेचर ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, या विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और सल्फर होता है। अब कुछ कुछ स्टेट एग्जाम दोस्तों देखो क्या होता है कि यूपीएससी तो फिर भी ना एक वेल मैनर्ड में एक क्वेश्चन फ्रेम करता है। उसकी अंग्रेजी अच्छी होती है, यूपीएससी बनाने वाला जो पेपर बनाता है उसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं। स्टेट पीएससी में ना अगर आप कभी कभार शब्द देखोगे ना तो अंग्रेजी भी डामाडोल होती है। तो उसमें ज़्यादा चिंता मत करना कि कभी आपको वहाँ पर फॉस्फोरस की जगह फॉस्फेट वर्ड आ जाए, सल्फर की जगह अगर आपको कोई ऑर्गेनिक सल्फर या सल्फेट्स वर्ड आ जाए। आप स्टेट पीएससी का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर मान जाना, हाँ भाई जयराम जी की हाथ जोड़ ली तेरे सामने, मुझे पता है तू सल्फर साइकिल की बात ही कर रहा है और मुझे पता है तू फॉस्फोरस साइकिल की बात ही कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जैसा कि अभी हमने ऊपर बनाया, विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो वो फॉस्फोरस की जगह फॉस्फेट वर्ड दे दे, सल्फर की जगह सल्फेट्स वर्ड दे दे, उसको करेक्ट कर कर आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेट पीएससी वालों को ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है, पेपर बनाने वाले भी पता नहीं पूरे साल बैठ के क्या ही करते रहते हैं। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं स्टेट पीएससी में, इस वजह से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सल्फर के जो रिजर्वायर हमें देखने को मिलते हैं, अगेन सेम हमें फॉस्फेट्स की तरह वो हमें मिट्टी में और सेडिमेंट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो ना लॉक हैं, कहाँ पर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में। अगर हम ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स की बात करें तो हमें कोल में, ऑयल में और पीट में देखने को मिल जाएंगे। ये पीट क्या होता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं। पीट ना पीटलैंड्स होते हैं। कैसे, इस शब्द को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आगे जाकर हमारे पीएमएफआईएएस में पूरा वेल डिफाइंड है कि इसके ऊपर हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पीट जानते हैं, व्हाट आर पीट्स। पीट्स ना एक पार्शली डिकेड वेजिटेशन या एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, पार्शली डिकेड, ठीक है। यहाँ ये आपको ना जो दलदल होता है वहाँ देखने को मिल जाएगा,
मायर्स और बॉग्स में काफ़ी देखने को मिलता है, या बॉग मायर भी कहते हैं इसको वैसे कंबाइंड फॉर्म में। और इससे पीटलैंड्स बनते हैं। ये पीटलैंड्स हम देखेंगे, और पीटलैंड और वेटलैंड के बीच में फर्क भी देखेंगे और लिंक भी देखेंगे। अभी हमारा डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये कुछ ऐसे दिखता है, ह्यूमस कंटेंट होता है इसके अंदर, ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, वेजिटेशन वगैरह को। ये है, ठीक है। एक प्रकार से आप इसको अगर ये वाला डायग्राम देखोगे तो आपको ये गोबर का कंडा लगेगा, और अगर आप इसको देखोगे प्रॉपर तरीके से सॉइल लगेगी। जैसे कुछ हमारे प्लांट में माली आता है और वो मान लो कि पानी को मिलाकर उसने जो ब्राउन कलर के पैकेट में जो खाद लाता है उसको मिलाकर उसने डाल दिया, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको बस ऐसा समझ लो और इसका नेचर ऐसा जान लो। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स क्या? इनऑर्गेनिक डिपॉजिट जैसे पायराइट रॉक और सल्फर रॉक, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ये पायराइट रॉक क्या होता है? पायराइट रॉक ना एक्चुअली पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसका जो इंग्रेडिएंट होता है केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पायराइट रॉक कैसा दिखता है। पायराइट स्टोन कह लो या रॉक कह लो, ये होता है। इसका ना सरफेस काफ़ी लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकता है ये, ठीक है। पहले आप ये देख लो, मैंने इसके यूजेस में कहीं इसको देखा था। यस, मेन यूजेस जो है इसके वो है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर द पेपर इंडस्ट्री। हाँ, मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे कुछ ऐसा याद था कि पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। और इसके अलावा ये केमिस्ट्री इंडस्ट्री कुछ नहीं होती, केमिकल इंडस्ट्री होती है, उन्होंने गलत लिखा हुआ है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है। पायराइट इज ऑफन मोस्ट ऑफन माइंड फॉर गोल्ड, कॉपर एंड अदर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद इट। लस्ट्रस क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है, शाइनी सरफेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसको ना हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये ना ऐसा हमें अनुमान देता है, एक ऐसी हिंट देता है कि एक सोना है, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो पाता क्या सच में मैंने कोई सोने का पत्थर ढूंढ लिया है क्या, ऐसा लगता है लोगों को। तो इसको ना कहते, इसको पागल बनाने वाला सोना कहते हैं, फूल्स आयरन, फूल्स आयरन, फूल्स गोल्ड, सॉरी फूल्स गोल्ड, पागल बनाने वाला सोना। ये चीज़ याद रखना है इसके बारे में। जब इसको देखते हैं ना काफ़ी लोग तो उनको ऐसा लगता है कि यार भाई मैं तो सोने का पत्थर ढूंढ लिया, सोनार के पास गए तो उन्होंने बोला पागल है क्या, निकले यहाँ से, ये ऐसा लगता है। अगर आपको कहीं अभी ऐसा मिले, है कि नहीं, तो ठकुराइन तुम तो सबसे पहले उठाकर भागोगी जेब में सबसे पहले, यार ट्रिप खत्म हो गई हम लोग घर चलते हैं। और सबसे पहले घर पे भी बाद में घुसेगी, पहले कहेगी जरा मैं ना ज्वेलरी शॉप पर होकर आ रही हूँ, भैया जल्दी बताओ ये कितने का बिकेगा, मैं भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूँ। और पता चला उसने सोचो जरा ठकुराइन 100 नंबर कॉल कर दिया, ये देखो एक फ्रॉड लड़की आई है सोना बेचने, पत्थर बेच रही है। इसको फूल्स आयरन कहते हैं, पागल बनाने वाला सोना, सोने का पत्थर, ठीक है। छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको आगे आगे। तो जब ये सल्फर के रिजर्वायर जो हमें मिट्टी में और सेडिमेंट्स में देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में, वो एक्चुअली प्रॉपर सल्फर नहीं होता, वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक सल्फेट्स या फिर सल्फाइड्स। सल्फाइड्स कुछ नहीं है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, आप मार्क कर लेना अपनी बुक में। और ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में, और ऑर्गेनिक सल्फर। अब ऑर्गेनिक सल्फर क्या मैं ऐसा कह लूँ कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई फॉसल फ्यूल या डीकम्पोजिशन या ऑर्गेनिक मैटर होगा इस वाली मिट्टी में, तभी इसको ऑर्गेनिक सल्फर कहा जा रहा है? बताओ, कह लूँ ऐसा? ठीक है। रिलीज कैसे होता है? जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, ठीक है, या इरोजनल एजेंट्स की वजह से भी ये रिलीज हो सकता है, इरोजनल रन ऑफ। अच्छा, मैंने आपको ज्योग्राफी में एक जब हमारी शुरू हुई थी ज्योग्राफी और फाउंडेशन कोर्स जैसे स्टार्ट हुआ था, मैंने एक टर्म का नाम लिया था वैसे आपके सामने, रन ऑफ, और मैंने इसको बोला था जब हायर ज्योग्राफी की क्लासेस आएंगी तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी भी हमारा पेंडिंग है ये वाला कंसेप्ट। लेकिन रन ऑफ का मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होता। रन ऑफ का मतलब यार ये होता है जो आपको यहाँ पर दे रखा है, बस ये जो पहाड़ों से ऊपर से जो पानी आ रहा है ना, ये देखो यहाँ वर्ड भी दे रखा है, देख रहे हुए, रन ऑफ। पहाड़ों से जब ये पानी निकल कर आ रहा है ना, उसके जो सोर्सेज या जो 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 स्रोत होता है ना उसका, उसको कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ कुछ नहीं होता, किसी भी चीज़ से स्लाइडिंग फॉर्मेट के अंदर अगर पानी आ रहा है ना,
उस टर्म को जोग्राफिकली हम लोग रन ऑफ कहते हैं, ठीक है, वाटर रन ऑफ। अब वाटर रन ऑफ को कोई लोग ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं कि जिस एक रीजन में प्लेन रीजन है वहाँ रन ऑफ जो है वाटर का हो ही जा रहा है, हो जा रहा है पहाड़ों से, तो उस एरिया में फ्लडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इसके अलग अलग प्रकार, इसके अलग अलग कॉज देते हैं, कैसे रिलीज होता है, रॉक्स की वेदरिंग की वजह से, इरोजनल रन ऑफ की वजह से, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन की वजह से, और उसके बाद ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर कर जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी कि लैंड सोर्सेस प्लस वाटर सोर्सेस, एक्वेटिक सिस्टम्स, इनमें एंटर कर जाता है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ना, बताओ, फॉस्फोरस साइकिल की तरह, कोई भी दिक्कत आई? ऑलमोस्ट इसका नेचर 99% सेम ही है ना, वैसा इसका नेचर कुदरत में मिक्स होने का सेम है ना, बिल्कुल वैसा। सॉइल वाली बात आ गई, मतलब लैंड वाली बात आ गई, पानी वाली बात आ गई, मतलब एक्वेटिक सिस्टम वाली बात आ गई, राइट। अब क्या होता है अंकिता, वो फॉस्फोरस साइकिल में जो फॉस्फोरस जब पानी के अंदर जाएगा, ज़्यादा पानी को कम कम जा रहा है तो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ज़्यादा जा रहा है यूट्रोफिकेशन करके मार देगा सारे जीव जंतुओं को, है ना। अब अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में जा रहा है, ये भी कोई पानी के लिए कोई वरदान तो है नहीं, बताओ, है ना। सॉल्टी वाटर में ज़्यादा स्पीशीज पनपती हैं क्या दुनिया में? और सॉल्ट सॉल्यूशन एक किसी लेक वगैरह में बढ़ जाना अच्छी चीज़ होती है क्या? बताओ, नहीं ना। स्टेप्स क्या है सल्फर साइकिल के? क्योंकि अभी इसने सल्फर का नेचर बताया कि सल्फर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, इसने सल्फर साइकिल के बारे में भी कुछ नहीं बताया। सल्फर साइकिल जो है वो बेसिकली सेडिमेंट्री है, लेकिन बस यही एक यूनिक चीज़ जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको फॉस्फोरस साइकिल से अलग बनाती है थोड़ा सा। क्या फॉस्फोरस साइकिल 100% सेडिमेंट्री साइकिल थी? क्या फॉस्फोरस साइकिल 100% सेडिमेंट्री साइकिल थी? जल्दी बोलो। यस, है ना। गैसियस नहीं था ना एलिमेंट उसके अंदर कहीं पर भी, बताओ हाँ के ना। सल्फर साइकिल मोस्टली, देख रहे हो यहां मोस्टली लिखा हुआ है, टोटली नहीं लिखा हुआ है। ऐसे कीवर्ड्स के साथ खेल सकता है यूपीएससी, अभी हम देखेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी नीचे इससे रिलेटेड कि कैसे यूपीएससी शब्दों में फंसा देता है। सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स। कंपाउंड समझ गए ना, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना। हमने बात करी थी जैसे वाटर भी एक कंपाउंड है क्या, कॉमन सॉल्ट एक कंपाउंड है क्या, H2O वाटर, कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। अब यहां पर दो अलग अलग सिंबल्स मुझे मिलने चाहिए, हाइड्रोजन का H, सल्फर का S, बन गया कंपाउंड। यस, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और सल्फर डाइऑक्साइड S सल्फर का और ऑक्साइड O, जिसके दो एटम्स SO2, वो छोड़ो, केमिस्ट्री छोड़ो उसकी। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये इसके एक गैसियस कंपोनेंट होते हैं। तो यानी कि ये साइकिल तो सेडिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इंग्रेडिएंट्स सेडिमेंट्री फॉर्म में ही है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो ये मोस्टली वैसे सेडिमेंट्री है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं क्या किसी अगर सल्फर साइकिल में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये जो साइकिल है वो सेडिमेंट्री फॉर्म में फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी पूरी तरीके से, कह सकता हूं? बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड फॉर्मेट के अंदर है या फिर गैसियस फॉर्मेट के अंदर है? गैसियस। तो क्या ये सल्फर जो साइकिल है, क्या इन ऑल कंडीशंस, इन एवरी कंडीशंस एंड 100% इन टोटलिटी, क्या ये सेडिमेंट्री साइकिल ही है क्या हमेशा? नहीं, क्योंकि कम मात्रा का बढ़ना सल्फर का कम ज्यादा उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन क्या फॉस्फोरस कंप्लीट तरीके से हर एक फॉर्मेट के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर सेडिमेंट्री साइकिल है क्या? अब यूपीएससी की आदत है सारे ऑप्शंस को ठीक होने के बाद ना एक क्वेश्चन पूछता है एक यूनिक प्रकार का, इनमें से कौन सी चीज बेस्ट है, इनमें से क्या चीज ऐसी है, फलानी है, ढिकमी है। उसमें सारे ऑप्शन ठीक होते हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है।
मैं आपको अपनी साइड से एक बोनस क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन आए, डोंट वरी, इसके लिए कभी भी एक्स्ट्रा सर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर कर आता हूँ। तभी आप मेरे पास आए हो, आप अपना टाइम बचा के बस रिवीजन करा करो, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी, होने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं उतना करवा दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका जिससे काम बन जाएगा, आपका काम बहुत ज़्यादा बन जाएगा उससे, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं और अच्छे सोर्सेज से कर रहे हैं हम लोग, तो भी हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। क्योंकि जिस जिस चीज़ों पे मेरा हाथ लगता है 110% वो बिल्कुल मैं एज इट इज़ आपके सामने ही प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नेचर के अंदर प्योर सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है, क्या आंसर होगा इसका? फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। अभी तक ये क्वेश्चन ना किसी टेस्ट सीरीज में आया है, ना यूपीएससी ने इसको सोचा है, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वालों के दिमाग से ज़्यादा मैं यूपीएससी के दिमाग के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश। प्योर सेडिमेंट्री साइकिल अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इसको अंकित आप देख रहे हो ना, इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी डिबेटेबल। इसका क्लियर आंसर नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को डिसाइड नहीं करने देते हैं कि क्या हम कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, क्या हमें प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करना चाहिए, या फिर हम घर आके अगले दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर सके। आई एम टेलिंग यू डैट, ठीक है। प्योर सेडिमेंट्री साइकिल का आंसर है मयूर, क्या आंसर है? फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। उसके बाद सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है फ्रॉम वेरियस सेवरल सोर्सेस लाइक वॉल्केनो का इरप्ट होना, देख लेते हैं, साथ साथ देखते भी चलते हैं। वॉल्केनो ये जो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से पहले हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर यहां से एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। आपको पता है कोई भी चीज़ गर्म फॉर्मेट के अंदर निकलती है और गैसियस फॉर्मेट के अंदर निकलती है तो अपने ऑक्साइड्स को लेकर जरूर निकलती है, जैसी नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ठीक है। तो सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉसल फ्यूल के जलने से, जैसे कोल, डीजल वगैरह, ठीक है। ये देख लो, फॉसल फ्यूल वगैरह का जलना, SO2 फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड सल्फाइड मेटल ओर्स। ये कीवर्ड भी याद रखना, सल्फाइड मेटल ओर्स। अब सल्फाइड मेटल ओर्स मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता किसी को, तो मैं एक बात बता देता हूँ। कुदरत के अंदर जब भी ये शब्द आता है, साइंस में था ये, हमारी 9th और 10th में, 8th में भी हुआ करता था, और क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उससे अलग अलग चीज़ें, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, कच्चा तेल जो होता है उससे, फिर उसके बाद ये पेट्रोल डीजल वगैरह उससे प्राप्त होते हैं, एंड पेट्रोलियम जेली ऑल्सो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप मूड में हो और लिप बाम लगवाना आपकी बंदी बंदे के ऊपर और फ्लेवर चाहिए हो, तो आप मतलब पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब कुदरत में देने के लिए आपको बहुत कुछ है। और की बात करते हैं, और भी ना एक कच्चा फॉर्म ऑफ मेटल होता है। आपको अगर गोल्ड मिल गया ना, तो वो कभी कभार, जैसे आप देखते हो कि गोल्ड की ये जो ब्रिक्स होती हैं, आपको ऐसे फॉर्मेट के अंदर कभी सोने की प्राप्ति नहीं होगी। गोल्ड की ब्रिक्स कुदरत के अंदर ऐसे नहीं मिलेंगी, उसके ऊपर मिट्टी लग रखी होगी, थोड़ा थोड़ा कालापन होगा। सोनार उसको ऐसे नहीं खरीदने वाला, आपको उसकी प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। अब अगर आप ये मान लो कि गोल्ड छोड़ो, किसी भी प्रकार के मेटल जो है, अगर आपके पास वो एक पत्थर, पहली बात तो है कि ओर का मतलब क्या होता है, वो पत्थर, कंकड़, मिट्टी, काला काला कार्बन धरती के नीचे से गड़ा हुआ है, तो वो बड़ी सारी चीज़ों के साथ चिपका रहता है। हमें क्या करना पड़ता है, उसका उसका कचड़ा अलग करके सिर्फ मुझे वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए उस पत्थर में से, उस पत्थर के टुकड़े में से। क्या करूँ, इंडस्ट्रीज में जाता है वो, और इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर मेटल से कोई भी चीज़ ऐसे जो चिपकी हुई है, अगर उसको हटाना है, तो हाई लेवल, हाई टेम्परेचर पर उसको मुझे जलाना पड़ेगा। अब जब मैं उसको जलाऊंगा, मान लो वो किसी एक पत्थर के साथ ही चिपका हुआ था, जो कि मान लो मैंने डेकिन प्लेट्यू से प्राप्त करा है,
और वो वॉल्केनिक वैसे ऑलरेडी है, तो यानी कि वो जब वो जलेगा तो वो धुआं छोड़ेगा। जब वो धुआं छोड़ता है ना, ऐसे मेटल ओर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जो धुआं छोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड मेटल ओर्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ आ सकती है या फिर आप इसको कोट कर सकते हो मीन्स के आंसर राइटिंग में, कि बड़ी सारी जो मेटल ओल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें से क्या चीज़ रिलीज होती है, सल्फाइड रिलीज होता है उनमें से, सल्फाइड सल्फर के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं उसमें से। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें SO2 फैलाती हैं, ठीक है, जलने के बाद इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो अलग से मैंने यहाँ से भी कवर करवा दिया। तो सल्फर एंटर करता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक volcanic eruptions, combustion of fossil fuels, coal, diesel, etc. from the surface of ocean, ओशन के सरफेस से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डाईमिथाइल सल्फाइड, DMS, डाईमिथाइल सल्फाइड। और किसी कभी कभार किसी गैसेस की वजह से भी रिलीज होता है बाय डीकॉम्पोजिशन, बाय डीकॉम्पोजिशन। हाँ, ये नेचुरल होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी डीकम्पोजिशन ये रहा, जब ये चीज़ें सड़ सड़ के गल गल के मरेंगी। यहाँ पर आपको कुछ भीड़ें दिख रही हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स वगैरह ये जो सड़ेंगे मिट्टी में जाएंगे, इनका हो जाएगा डीकम्पोजिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन भी किसी चीज़ को जलाना फॉसल फ्यूल के बनने के बाद, जैसे यहाँ पर ये लकड़ियाँ जल रही हैं, इसकी राख वगैरह। ठीक है, सल्फर जब भी ना मिट्टी के अंदर घुसता है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो उसको रिड्यूस कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड सल्फर। क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड जो अलग अलग होते हैं ना, प्रॉपर तरीके से आप अगर ज़मीन के अंदर जाओगे, जब इतना कुछ डीकम्पोजिशन वगैरह होगा, तो आपको ये टर्म नहीं मिलेगी SULPHUR सल्फर, ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर। ज़्यादातर इधर भी देखो सल्फेट का रिडक्शन हो जाता है। ये रिडक्शन मतलब अलग अलग ऑक्साइड्स में बदल जाता है अपने, और वो इस वजह से सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अंदर जाके इसका डीकम्पोजिशन प्रोसेसिंग होती है। और जब भी हम जानते हैं कि साइंस में एक रूल होता है कि जब भी किसी चीज़ की प्रोसेसिंग होती है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। और जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री में फिर उसका नाम भी बदल जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म। हमने रिड्यूस फॉर्म नाइट्रोजन में भी देखी थी, नाइट्रोजन साइकिल में भी। उतना हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो लिखा हुआ है और क्लियर हो जाएगा अभी आगे बढ़ते। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन सल्फाइड पर जब चिपकते हैं, जो कुल मिलाकर जो सल्फर के ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में गए हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब ये आ गया, अब ये तो चेंज फॉर्मेट है, ऑलरेडी चेंज फॉर्मेट है। ये अर्थ पर वापस कैसे जाता है, ये अर्थ पर वापस जाता है पानी के साथ। और ये सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने कवर करा था पानी में, जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा। वैसे बारिश का पानी प्योर फॉर्म से एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जब हवा की बात, जलवायु के अंदर जब ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके पार्टिकल्स जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। वो पानी खतरनाक बन जाता है और ये गिरता है अगेन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, अगेन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। यहां पर देखो ये रहा एसिड प्रेसिपिटेशन, मतलब ये बारिश नहीं हो रही है, कह रहा है प्रेसिपिटेशन नहीं कह रहा है, सिर्फ प्रेसिपिटेशन नहीं कह रहा है, तब तो हम रेन और स्नो लिख सकते थे नॉर्मली। कह रहा है एसिड प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि इस बारिश में सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गए हैं। यहां पर ड्राई डिपोजिशन वर्ड क्यों दे रखा है? शुरू शुरू में ये एक प्रकार से आप ऐसा मान लो ये धुआं है सब, ये देखो A B, ये जो जिससे उड़ रहा है ये सब कुछ, ये CB, ये जो आग जल रही है जैसे ये सब कुछ एक धुआं है, ड्राई डिपोजिशन। बारिश में मिला, वो हवा में घूम रहे थे कण उसके, ये देखो D, वॉल्केनिक इरप्शन 2, ये ड्राई था,
पानी के साथ मिला, अब ये नीचे जाएगा धरती पर। धरती पर गिरेगा तो कहां गिरेगा? ऑब्वियस सी बात है, सॉइल पर। अब हमें ये जानना है कि सॉइल पर गिरने के बाद प्रक्रिया क्या होती है। आ जाते हैं सॉइल पर, ठीक है। सॉइल पर आए, यहां पर क्या होता है, वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है प्लांट्स इसको लेते हैं सल्फेट्स की फॉर्म में। याद रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। प्लांट जो हैं सल्फर को सल्फेट्स की फॉर्म में लेते हैं। प्लांट के हमेशा से नखरे होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में देखा था। अब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कुल मिलाकर सल्फेट्स है, लेकिन वो एक प्रकार का सल्फर ही है ना, एक प्रकार का सल्फर ही है ना। अब ये ना एनिमल चेन में और ह्यूमन चेन में कैसे एंटर करता है इसको देखते हैं। ये सल्फर बारिश से गिरकर आया सॉइल में, सॉइल में इसकी फॉर्म कन्वर्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स और ये घुस गया प्लांट के अंदर। अब क्या होगा, जो फूड चेन होगी, ग्रेजिंग फूड चेन, जो एनिमल्स पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, उनको चरने जाते हैं, लाइक काउ, गोट, शीप, बफेलोस, उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के टाइम पर ये सल्फर जो है घुस जाएगा और अपने साथ एमिनो एसिड भी लेकर उनके पेट में एंटर कर जाएगा। ऑटो इस प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट के अंदर जब ये सल्फेट घुसा, ध्यान से सुनना, सल्फर जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम नहीं करते, उसकी एक चेंज फॉर्मेट कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फेट्स। सल्फेट्स सल्फेट्स प्लांट ने इनटेक करा। कैसे आया सल्फेट इनके पास? रेन। ये रेन नॉर्मल रेन नहीं थी, एसिड रेन, ठीक है। अलग अलग प्रकार से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं, सबसे पहले हम प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। जो सल्फर एमिनो एसिड लेकर अपने पास आ रहे हैं, जो कि सल्फेट्स के अंदर बदल चुके हैं, उसको जो प्लांट के अंदर जो ऑटोट्रॉफ टिश्यूज है, यानी कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, वो उनके लिए प्रोटीन का काम करते हैं। यानी कि प्लांट को शुरू में ये चीज अच्छी लग रही है, प्लांट इसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा है। इतने में होता क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन की वजह से जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, शीप, गोट, बफेलो जो भी हैं, ये चरती है प्लांट को, इनके अंदर एंटर कर जाता है ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू। अब क्या है, सल्फर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आ गया, अब वो मिट्टी में वापस जाता है, ठीक है। पॉन्ड में जाता है, लेक्स में जाता है, सीज में जाता है। कैसे जाता है, वो करते हैं पॉटी, या फिर जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो सल्फर स्टोर्ड है, जब उनका शरीर दफन हुआ, और जो जो प्लांट भी सड़कर मर गए, जिनके ऊपर एसिड रेन हुई थी, वो भी जब सड़कर मर गए, जिन एनिमल्स ने उन प्लांट्स को खाया था जिनके अंदर सल्फर एंटर कर गया, और जब उन्होंने उन एनिमल्स ने जीते जी हगा, इन सारी चीजों की वजह से सल्फर जो है वो मिट्टी के अंदर एंटर कर गया। हो गई साइकिल कंप्लीट? आ गई ना? अब क्या है, आप कहोगे साइकिल तो अभी भी नहीं बनी, ये मिट्टी से ऊपर कैसे गया, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। वो जाता है अंदर जो अलग अलग प्रकार के, जब ये सल्फर स्टोर्ड है मिट्टी के अंदर, तो बड़े सारे एनिमल्स वगैरह मरते रहते हैं, ठीक है। वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, और यहां पर देखो मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं, सल्फर है फॉसिल फ्यूल्स में, क्योंकि वो एनिमल प्लांट वगैरह जो मर रहे थे वो सल्फर को लेकर मर रहे थे। सल्फर बड़े आराम से कुदरत से मिटता नहीं है इतनी आसानी से, और जब उसकी माइनिंग होती है चीजें जलेंगी, ठीक है। माइनिंग में ऑब्वियस सी बात है, या तो वो पॉल्यूटेंट बाहर निकलेगा, और जब वो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर जाएगा तो वो जलेगा, ठीक है। जब वो जलेगा तो, या फिर जहां पर हम उसका इनटेक निकालेंगे, जिन पत्थरों में वो है, पायराइट रॉक्स के अंदर है, ठीक है, जो कि सॉइल में और सेडिमेंट्स में दफन है। इसके अलावा जिप्सम में भी पाया जाता है, ऊपर ऐड नहीं था, आप ऐड कर लेना जिप्सम, ठीक है। जमीन में जो सल्फेट्स हैं, जब वो ऐड होते हैं ऑलरेडी, सल्फर का कन्वर्टेड फॉर्म, जो कि कुछ माइक्रोब्स बदल देते हैं, कुछ माइक्रोब सल्फर को सल्फेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप कहोगे उनके पास कहां से आया सल्फर? आंसर इज फॉसिल फ्यूल्स। इन माइक्रोब्स ने इसका डिकम्पोजिशन करा, सल्फेट्स बदल दिया, प्लांट के अलग ही नखरे थे, इसका अलग ही स्वैग चल रहा था कि हमें तो सल्फर चाहिए ही नहीं है, सल्फेट्स की फॉर्म में मिल जाए तो हम अपटेक कर लेंगे। जब प्लांट अपटेक कर रहे हैं, बात यही है, दोबारा प्लांट मरेंगे, मिट्टी के अंदर जाएंगे। फिर क्या होगा, माइनिंग वगैरह की वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, ये सब चीजें जलेंगी, या फिर एटलीस्ट हम लकड़ी तो यूज करेंगे ही ना,
लकड़ी तो यूज करेंगे ही ना। लकड़ी किसकी है? प्लांट की। कोयला तो यूज करेंगे ही ना। वो क्या है? फॉसल फ्यूल है। और उनमें क्या है? सल्फर है। जब वो जलेगा तो कुल मिलाकर वो ड्राई डिपोजिशन बनेगा सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि हवा में मौजूद है। फिर से वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होगा, बारिश की फॉर्म में धरती पर गिरेगा। एंड ये साइकिल हमेशा के लिए चलती चली जाती है। खत्म। थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई नो हो गया होगा ये वाली चीज। एक बार आप डायग्राम के साथ देखोगे ना तो आपको कवर हो जाएगा, लेक्चर को बगल में लगाकर बैठोगे तो। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। अब कुछ कुछ साइकिल ऐसी होती है, एक रूल जानते होगे ना आप शाइनी साइंस में। आपने भी सुना होगा, सौगंधा ठकुराइन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये वाली बात पक्का। कुछ गैसेस जो होती है, हमने बचपन में पढ़ा था, साइंस का एक रूल होता है अंकिता, वो अनअवॉइडेबल होती है साइकिल कुदरत के अंदर। जैसे हम रेन साइकिल को नहीं अवॉइड कर सकते, आप कैसे भी करके रोक सकते हैं कि हम लोग बताओ इवापोरेशन वगैरह इन सबको। तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो मीथेन भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी अपनी साइकिल तो कंप्लीट करके होगा। वो अच्छे है, अच्छा है बुरा है वो अलग बात है। अब एक बार बताओ, फॉस्फोरस क्या बुरा था फाइटोप्लैंक्टन के लिए? फॉस्फोरस बुरा था क्या फाइटोप्लैंक्टन के लिए? बोलो। सम अमाउंट तो ठीक था ना। बुरा कब बना? एक्सेसिव अमाउंट में। रिलेशनशिप में पहली बार आओगे ना, बहुत अच्छा लगता है रात रात भर बात करना अपनी बंदी से। वही बंदी 10 साल के रिलेशनशिप में जब बीवी बन जाए ना, तो मन करता है यार क्यों चेप हो रही है यार ये, कब तक देखूं मैं इसको। पहले दिन घर के बाहर जब कोई बाइक खड़ी होती है ना, हमारे दोस्त ना भी हो, दोपहर का वक्त चल रहा होता है, हम उसके 4 चक्कर काटे जाते हैं, नई बाइक आई है, बार बार मन करता है। 1 साल के बाद वो पड़ी होती है, उस पर धूल लग रही होती है, टायर खड़े खड़े पंचर हो गए होते हैं, तब भी उसको छूने का मन नहीं करता। एक्सेस में कोई भी चीज, कुदरत का नियम है, बेकार है। एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत बढ़िया। इसने ये लिखा नहीं है, इफ आई कैन रिमेंबर, ये यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है। इसने ये लिखना भूल गया कौन से फिल्म का है। श्योर फॉर्म से आई कैन रिमेंबर, ये 2018 का क्वेश्चन है। मिसबा क्रॉस चेक करके बता देना जरा मुझे। मिसबा है क्लास में क्या? मिसबा नहीं है, कोई भी मेरे को बता देना जरा, ईशा क्रॉस चेक करके बता देना आप, ठीक है? बाद में जिस दिन फ्री होगी तब बता देना। पहला फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। भाई कैसे? कैसे? ये तो बट ऑब्वियस ही बात है। ऑर्गेनिक मैटर जो है, अगर उसका हाई कंटेंट होगा सॉइल के अंदर, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये कैसे हो सकता है? चलो मान लो नहीं पता आपको, छोड़ो, नहीं सुना, ये तो अभी हम बोल रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में तो भाई फटी पड़ी रहती है सबकी। ठीक है, एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ऐसी बात करते हैं सबके लेवल के हिसाब से कि अभी तक किसी ने इतनी इकोलॉजी ही पढ़ी थी, एनवायरमेंट पढ़ी थी, और वो साल 2018 में फिल्म अटेम्प्ट करने बैठ गया। चलो, एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर जैसे अभी मैंने बोला कि कैसे ऐसे वैसे, ये तो कहना बहुत आसान होता है। अभी नॉलेज के बेसिस पर खेलते हैं। नंबर 2, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। भाई इतना तो, अगर 2018 में सिर्फ इतना पढ़ के बैठ रहे हैं तो यार ये तो पता होगा। मिट्टी कैसे रोल प्ले नहीं करेगी? मिट्टी का तो रोल हमने देखा कि हर एक साइकिल के अंदर है। 12 डज नॉट प्ले एनी रोल, अरे वाह, इसने तो हिंट दे दी कि 2 को तो एलिमिनेट करता हूं, ये तो साफ तरीके से करता हूं, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। 3 ऑटोमेटिकली ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। क्या है 3 भाई? इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। यस, सेलिनिटी बढ़ जाएगी। सेलिनिटी कैसे बढ़ जाती है? ज्यादा पानी डालने की वजह से जमीन की क्या हो जाती है, सॉइल की क्या गिर जाती है? पीएच वैल्यू। आज से हम लोग पढ़ी लिखी वाली बातें करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम सेलिनिटी को अगर कोट कर रहे हैं कहीं पर भी शाइनी, तो हम क्या बोलेंगे, क्या गिर रही है सॉइल की? पीएच वैल्यू। अब हमें सिर्फ 1 को क्रॉस चेक करना है, यहां पर 3 सही है ऑटोमेटिकली, 2 तो एलिमिनेट हो ही गया। अब पढ़ो इसको, अब थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाओ।
हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। अब ये देखो एक एक्सट्रीम वर्ड है, ड्रास्टिकली रिड्यूस। भाई भाई लिटिल बिट रिड्यूस नहीं, थोड़ा बहुत रिड्यूस नहीं, कह रहा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसको इमेजिन करके देखो, अगर हमारे घर के पौधों में कभी जो माली है 4 पैकेट उसको खाद के डालने थे, अगर वो 4 की जगह 10 पैकेट या 8 पैकेट डाल जाए तो आपका पौधा क्या मर जाएगा क्या? वो मर जाएगा क्या? या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चली जाएगी क्या? ज्यादा खाद डालने का मतलब ये है क्या कि जैसे ही मम्मी पानी डालकर आएंगी तुलसी के पौधे में, बस वो डालकर आएंगे, पानी उड़ गया? या फिर वो पानी को होल्ड ही मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, अंदर वो ऊपर तैरते ही चला जा रहा है? ऑर्गेनिक मैटर है यार, ऑर्गेनिक मैटर। इससे खाना नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? मेन तो चीज यही है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। सोचने वाली बात ये है, अपने आप से क्वेश्चन ये कर, ऐसे कभी कोई स्टेटमेंट देखो, अपने आप से ये बोला करो कि अगर चलो मान ली इसकी बात, अगर ये ही कह रहा है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल के अंदर वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, तो अपने आप को बैठ के क्वेश्चन करा करो ऐसे कभी भी टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो फिर इंक्रीज क्या कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसा? फिर इसके अलावा क्या चीज़ है फिर क्यों लोग पागल हैं कि ये ऑर्गेनिक कॉफ़ी के पीछे, ऑर्गेनिक दाल के पीछे, ऑर्गेनिक चावल के पीछे, ऑर्गेनिक बंदी के पीछे क्यों पागल हैं? ऑर्गेनिक मैटर या जो ह्यूमस होता है वो इनहेंस करता है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। जिन जिन एरियाज में इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली कैनाल इरीगेटेड एरिया जहाँ पर कैनाल्स हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने बड़ी सारी स्कीम्स और उसके तहत या अपने बजटरी एक प्रोमिस के तहत वहाँ पर जो कैनाल्स बनवाई हैं जहाँ से वाटर ज़्यादा सप्लाई करा जाता है खेतों वगैरह में, तो ग्राउंड वाटर वहाँ पर बढ़ने लगा है। अब जब ग्राउंड वाटर वहाँ पर बढ़ने लगा है तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये दी जाती है कि जो सेलीन और एल्कलीन एफ्लोरोसेंसिस हैं, ये क्या है? मिट्टी के अंदर आपको पता है ना, खारापन होता है। सबको पता है ये वाली बात कि सॉइल के साथ सॉल्ट्स होते हैं थोड़े बहुत, ये वाली बात पता है सबको। हम लोग क्यों कहते हैं कि ज़्यादा पानी अगर कहीं से आए जो सॉइल इरोजन होता है तो वो क्या करता है? सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ले जाते हैं, है ना? अच्छे न्यूट्रिएंट्स चले गए तो बचा क्या सिर्फ इसके पास? जब ग्राउंड वाटर लेवल राइज होगा, पानी ऊपर तक आ रहा है, ये पानी इरोजन भी कर सकता है क्या? सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट अपीयर्स ऑन द सरफेस एज अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। किसी पतीले के अंदर कभी नमक का पानी गर्म करा है, वो पानी को हटा भी दो तब भी वो सफेद सफेद सा हो जाता है आसपास पतीला, राइट? और इसको बोलते हैं, पता नहीं इतनी केमिस्ट्री इसने क्यों ठूस रखी जबरदस्ती, कैपिलरी एक्शन। कुल मिलाकर ये लाइन का मतलब क्या है? सैलिनिटी क्या हो गई है यहां पर? इरिगेशन की वजह से बढ़ गई है कि कम हो गई है? क्यों बढ़ गई है? सॉइल की, अच्छा वो बढ़ गई है तो इसका परिणाम क्या निकला? सॉइल की क्या कम हो गई है? वास्ट ट्रैक्ट ऑफ कैनाल इरिगेटेड एरियाज उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, कुछ सेमी एरिड एरियाज में लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक्सेट्रा। और वो इसी जगह की इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हुआ कि बेकार हुआ बताओ? अगर ऐसे किसी जमीन की ईशा जहां पर ये सॉल्ट कंटेंट आ गया ईशा, बताओ, और ये चला गया है, अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले गए हैं, सॉल्ट बढ़ गया है। अगर इस अब सॉल्ट को तो कम करना एकदम से कुछ चीज पॉसिबल तो है नहीं,
लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर वहां पे सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया है तो मैं इसको बढ़ा दूं साइमल्टेनियसली डबल स्पीड से ऑर्गेनिक मैटर को, तो हो जाएगी दिक्कत, ठीक है ना? ओ वेरी गुड, वही है, ओवर इरिगेशन ही है। ओवर इरिगेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। आप यार एक बार बताओ ना, अपने प्लांट जहाँ पर आपने मान लो कि गमले में ना लगाकर ऐसे किसी एक आपके पास छोटा सा गार्डन है, वहाँ पानी की पानी आप जो पाइप है जो लेजम है उससे मारी चले जा रहे हो, मारी चले जा रहे हो, मारी चले जा रहे हो, तो वो ऊपर का जो एक अच्छी लेयर होती है जो न्यूट्रिशियस सॉइल होगा वो उड़ नहीं जाएगी पूरी की पूरी? बताना जरा, है ना? तो ये तो इजी है। और वो क्या करता, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वन तो पहले एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, आंसर इज 3 ओनली। और पक्का ये यूपीएससी का क्वेश्चन ही है, 18 का ही क्वेश्चन है। मतलब ये तो मुझे पक्का पता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, 18 या 19 में कंफ्यूज हूँ ना, 18 का ही है वैसे तो ये। अच्छा कर लिया चेक, हाँ 18 का ही है ना? तो फाइनली दोस्तों हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ, ठीक है। सबसे वास्ट सीरीज हमने इसकी चलाई है आज तक, जो भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की डिस्कशन इंडिया के अंदर अवेलेबल है, एंड उतने अच्छे से आप भी कवर करना, तो आप भी इसमें प्रो लेवल के ही रहोगे हमेशा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।